सारथी। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। खेल विश्वविद्यालय और चंपावत के लोहाघाट में पहले गर्ल्स स्पोर्ट कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। 27 अक्टूबर को कांग्रेस कर सकती है प्रत्याशियों की घोषणा। प्रदेश कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को बुलाई समन्वय समिति की बैठक। देहरादून में यूकेडी ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। तांडव रैली निकालकर सशक्त भू कानून 1950 के मूल निवास की उठाई मांग। दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। एसीएस आनंदवर्धन ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। 30 अक्टूबर तक सैलरी और पेंशन देने के दिए आदेश। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद, पथराव और लाठीचार्ज। तनाव के बाद पूरे जिले में धारा 163 लागू। शहर में भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा हुआ जवाबदेही के लिए पहली बार बनेगी एसओपी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द करेंगे बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र कारगिल में विगत दिवस 20 अक्टूबर को करवा चौथ के त्यौहार पर हिंदू परिवारों के साथ डीजे साउंड बजाए जाने पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू परिवार से बुरी तरह मारपीट की गई, जिसमें मासूम बच्चे व परिवार के अन्य सदस्यों को विशेष समुदाय के द्वारा घायल किया गया। मारपीट में नवजात शिशु, बच्चे और गर्भवती महिलाओं के साथ भी बर्बरता की गई। मारपीट के साथ हिंदू घरों पर पथराव भी किया गया। इतनी बड़ी घटना में पटेल नगर थाना द्वारा अपराधियों पर हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। पहले उनको कर लिया गया था अरेस्ट और उनको 41 का नोटिस देके जो है उनको अभी रिलीज़ कर दिया गया था। तो अभी जैसे SC/ST की उसमें बढ़ोतरी हो गई है और मेडिकल भी और अभी आने बाकी हैं और कुछ की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी आएगी, तो उसके अनुसार आगे जो भी साक्ष्य आएंगे फिर तदनुसार आगे फिर कार्रवाई की जाएगी उसमें। देखिए, स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। हिंदुओं का रहना, हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है, देवभूमि जिसकी पवित्रता की हम बात करते हैं उसको खंड खंड किया जा रहा है। हमारे मासूम परिवारों को पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिससे वो उस क्षेत्र को छोड़ दें। जिहादी समुदाय का आतंक, और वो आतंक कहाँ से बढ़ रहा है? स्थानीय मस्जिदों से, मदरसों से उनको उकसाया जाता है कि पत्थरबाजी करो। ऐसे सामान्य विषयों में पत्थरबाजी के लिए उतर जाते हैं। छोटे छोटे 6-6 माह के बालकों को बिस्तर से पटक के नीचे गिरा गया। 9 साल के बच्चे को धारदार तलवार से काटा गया। मेरी माताओं बहनों के साथ देखिए, मुंह सूजा पड़ा है सारा। 6 महीने की गर्भवती स्त्री के गर्भ पर लात मारी गई। हाथ में उनके फ्रैक्चर अभी दिखाने गई है, मेडिकल के लिए पुलिस ने सबको भेजा। और ये सब घटनाक्रम कहाँ हो रहा है? पटेल नगर थाने में। क्या दिखती है आपको कुछ कानून या उसका भय ऐसे लोगों के मन में है? कहीं नहीं है। वो लोग आज भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनगणना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मंत्री ने कहा कि कहीं भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हम तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारी रखें। चूंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना 2 तरह से होती है। पहले जो हाउसेज हैं, मकान हैं, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पर फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग वो सक्रिय होगा।
खबर ऋषिकेश से है, जहां देश और उत्तराखंड की पहली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा जल्द शुभारंभ होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 29 अक्टूबर को देश की पहली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश एम्स की निदेशक मीन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस का दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों को सही दुर्घटनाएं और सीरियस मरीज को ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए लाया जाएगा। जानकर बहुत धन्यवाद होगी कि 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी हेली एम्बुलेंस का उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे और यहाँ पे मोस्ट लाइकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो है हमने एरो मेडिकल सर्विसेज के अंडर लिया है, जिसमें हेली एम्बुलेंस है और ड्रोन सेवा भी है उसमें। तो उसका एक सेंटर स्थापित किया गया है ट्रॉमा सेंटर में, ताकि उसमें जैसे ही कॉल आएंगे उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि कौन से पेशेंट को इवैक्यूएट करके लेके आना है। तो वो 29 तारीख के बाद ये शुरू हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हैं जिनको एम्स ऋषिकेश में आने में असुविधा है, उनको अगर सड़क नहीं मिल रही है या किसी ऐसी जगह में भी एक्सीडेंट हुआ है जहाँ हेलीकॉप्टर जा सकता है, तो वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। आक्रोशित लोगों ने उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से क्षेत्र में बनी मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ा जन समर्थक मिला है। व्यापारियों ने बाजार बंद रखा है, साथ ही विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है, साथ ही इन पर माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया है। इस बीच चमोली में विशेष समुदाय के विरुद्ध जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बिगड़ गया है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में समुदाय विशेष को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से क्षेत्र में बनी मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई और इस रैली को बड़ा जन समर्थन मिला है। व्यापारियों ने बाजार बंद रखा, साथ ही विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, साथ ही इन पर माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। और इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आरोप में कहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी सांप्रदायिक तनाव पैदा कर नाराजगी को बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। हम लोग जो हैं एक बहुत दुख के साथ में हम आज काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंचे हुए हैं। इस नगरी से मेरा बड़ा बुरा संबंध रहा। मैंने ये हाल नहीं देखे थे यहाँ के कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा। पहली बात मैं आपको साफ कर दूं, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है और उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अवैध मस्जिद को जो कि सरकारी भूमि में बनाई जा रही है उसको तत्काल ध्वस्त किया जाए। यदि आज आपकी मांग पे कोई गौर नहीं करेगा तो आगे क्या कदम होगा आपका? अब आगे मेरा कदम नहीं, आगे जनता तय करेगी। इतने सारे लोग हैं, इतना उत्तराखंड है, सब लोग हैं, सब लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या सरकार कभी फेलियर है। सरकार का कानून व्यवस्था चौपट है और जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी रहती है, नैतिक जिम्मेदारी रहती है वो कानून व्यवस्था ठीक करे। और जिस तरह की बातें उत्तरकाशी और राज्य के अन्य जनपदों से आई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, 4 धाम यहाँ पर हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर इसी प्रदेश में स्थित है, आदि कैलाश है और तमाम तीर्थ स्थान है यहाँ। और जिस तरीके की बातें हो रही हैं उससे उत्तराखंड की छवि को कलंकित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और सरकार, मुझे तो लगता है कि ये सरकार के भेजे हुए या भाजपा के
भेजे हुए एजेंट हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, उसी के कारण उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और आज जगह जगह जो घटनाएं दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार के देवभूमि के देवत्व को अपवित्र करने की घटनाएं और यहाँ के शांतिपूर्ण माहौल को नष्ट करने के प्रयास, तो उसके कारण समाज में जो जागरूकता आई है, समाज अपना पक्ष इस प्रकार के प्रदर्शन से प्रकट कर रहा है और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आने का प्रयास नहीं करती कभी भी। उसका काम तुष्टीकरण का है। इसी के कारण यहाँ की ये घटनाएं या देश भर में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, ये इसका कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अगर अपने इस एजेंडा पर काम करना चाहती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि यदि पहाड़ी जिलों में इन्होंने जो बिजनौरी और सहारनपुरी बसाए हैं, उनको भी बाहर करना चाहिए। केवल हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। हिंदू और मुसलमान कर आप राजनीति कर रहे हैं। पहाड़ की जो हमारी देवभूमि है, उसको नष्ट करने का काम अगर किसी ने किया है तो राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। वहां पर इन लोगों ने ये बसाया है। उन लोगों को बसाते हैं, फिर उनको पीटते हैं और फिर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करते हैं। ये डेमोक्रेसी बिगड़ गई है उत्तराखंड की पूरी। इन लोगों, ये राष्ट्रीय पार्टियों का काम है। राष्ट्रीय पार्टियों को हम इस प्रकार के प्रपंच को नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ मुखर होकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। वहीं एक ओर जहां प्रदेश भर में समुदाय विशेष को लेकर तनाव है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में विशाल तांडव रैली निकाली और इसके जरिए सरकार से बाहरी लोगों को प्रदेश से बाहर करने, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने, सशक्त भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है। इस बीच चमोली में भी विशेष समुदाय के विरोध में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने इन लोगों को 31 दिसंबर तक क्षेत्र छोड़कर चले जाने के लिए कहा। इस फरमान के संस्थापक आसिफ ओवैसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने चमोली व्यापार की 15 मुस्लिम परिवारों को क्षेत्र छोड़कर चले जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि समान नागरिक संहिता का कानून बनाने वाले उत्तराखंड में क्या मुसलमानों को समानता से जीने का अधिकार नहीं है? वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। ये एक खबर भी प्रचलित हो रही है विगत दिनों से गैरसैंण में, जिसमें एक ये कहा गया कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष को 31 दिसंबर तक इलाका छोड़ने की चेतावनी दी है। उसके क्रम में स्पष्ट करना है कि वहाँ के व्यापार मंडल संघ एवं अध्यक्ष ने आज क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके द्वारा एक जन चेतना रैली निकाली गई थी और उनकी मंशा केवल जो बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के वहाँ रेडी पड़ी लगा रहे थे उसके लिए थी कि प्रशासन द्वारा उनका सत्यापन किया जाए और उनका मेन उद्देश्य था कि उनके इलाके में किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उस संदर्भ में उनके द्वारा एक रैली निकाली गई थी और बाकी क्षेत्र में स्थिति सौहार्दपूर्ण है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। यही उसका जनचेतना रैली का मकसद था। के इशारे पे हो रहा है, ये सब भाजपा के इशारे पे हो रहा है। राज्य की सरकार मुझे बतावे, मुख्यमंत्री रोज बड़े बड़े बयान देते हैं। राज्य के अंदर अगर किसी एक हिस्से में ये कहा जा रहा है कि फलाने समुदाय के लोग खाली कर दें, क्या सरकार ने, डीजीपी ने, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक बयान दिया कि राज्य में ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य के नागरिक हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, फारसी हो, सारे लोगों का ये उत्तराखंड है और किसी एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके अगर इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, इसलिए जिम्मेदार सरकार और बीजेपी है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और कर निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सवाल ये है कि आखिर कौन उत्तराखंड की शांत वादियों में जहर घोल रहा है? आखिर क्यों सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन उपाध्याय विनय त्रुहेरा ने बागेश्वर जिला मुख्यालय में बागेश्वर के जिला स्तरीय आला अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान विनय रुहेला ने सरकारी आंकड़े बताते हुए कहा है कि बागेश्वर जिले को इस वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 21 करोड़ रुपया दिया गया था। उसमें से 19,000 बताते चले मात्र 2 करोड़ के कार्य हो पाया है। आगे विनय रुहेला कहते हैं कि 14 करोड़ रुपए का काम हो चुका है और 19 करोड़ के काम का इंस्ट्रूमेंट अभी आना बाकी है। आपदा प्रबंधन के उपाध्याय विनय रुहेला की प्रेस वार्ता में बोली गई गोल मोल बातें किसी को रास नहीं आ रही हैं। आपदा के अंतर्गत जो यहाँ पे 21 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से 19 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं और पैसे के संबंध जो पैसा था लगभग 14 करोड़ करीब वो उतना काम किया जाएगा। और अभी 1 करोड़ रुपया यहाँ पे 2 करोड़ रुपए नॉन एचडीएफ के अंतर्गत दिए गए थे, जिसमें से 1,93,98,000 रुपये खर्च हो गए और 6 लाख रुपए करीब अभी बचे हुए हैं। ये इसी में इसलिए कहा है कि जो हमारे नए एस्टिमेट हैं उनको जल्दी जल्दी बना के कार्य को पूरा किया जाए और जहां समस्याएं उनका निराकरण किया जाए। केंद्र सरकार ने जो जियो जारी किया था उसमें मानकों के अनुरूप धनराशि को बढ़ाने के लिए संशोधित की है। राज्य सरकार को भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे संशोधन किए हैं। अभी जो नई प्रणाली से एस्टिमेट बनने शुरू होंगे या जो मुआवजे देने होंगे वो मानकों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। सिस्टम चूँकि कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़ा चीज़ों में बदलाव आता है, तो इसलिए सिस्टम बनाने में टाइम लगता है। खबर हल्द्वानी से है, जहां दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर जिला प्रशासन शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। दीपावली में न सिर्फ प्रवासी बड़ी संख्या में शहर में आते हैं बल्कि पर्यटन सीजन भी प्रभावी रहता है। ऐसे में शहर में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। दीपावली के त्यौहार पर एक तो बाजार में फुटफॉल काफ़ी बढ़ जाता है, साथ ही जो हमारे प्रवासी लोग हैं वो त्यौहार के टाइम पे घर आते हैं। साथ ही ये ट्रेंड भी देखा गया है कि वीकेंड होने की वजह से पर्यटकों का भी आवागमन इस बीच में हो जाता है। उसी को देखते हुए एक तो अतिरिक्त जो सुरक्षा है वो पुलिस के माध्यम से की जाएगी। साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उस पर विशेष फोकस रहेगा और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो हमारे परिवहन निगम की बसें हैं उसका अतिरिक्त रूप से उनकी संख्या बढ़ाते हुए संचालन किया जाएगा ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर व उसके आसपास के इलाकों में लगातार सड़कों पर दौड़ रहे दामागार व बिना परमिट के वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान व आरटीओ कृष्णचंद और लक्सर पुलिस के साथ लक्सर में हाईवे पे संपर्क मार्गों पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 15 से अधिक वाहनों का चालान किया गया। खास बात यह रही कि आधा दर्जन से अधिक ऐसे वाहन हाईवे पर दौड़ते नजर आए जिनके पास उनके कंप्लीट कागजात भी नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आदरणीय एसडीएम साहब के निर्देश से कि हम जॉइंट चेकिंग करें और साथ में जो अनियंत्रित ई रिक्शा संचालन हो रहा है, यानी कि जिनकी फिटनेस नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन के कोई चल रहा है, विदाउट डीएल का कोई चल रहा है, जो ट्रैफिक को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की है। तो इस पर इसी क्रम में हमने जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे, जिनका फिटनेस नहीं था, ऐसे वाहनों को कई वाहनों को हमने सीज किया है। लगभग 8 हमारी ई रिक्शा सीज हो गए हैं और 12-15 के आसपास हमारे टोटल चालान हो गए। अधिकारी महोदय के इसमें निर्देश भी थे कि पुलिस और परिवहन के साथ एक ज्वाइंट हम लोग इंस्पेक्शन करें और जो ई रिक्शाज हैं हमारे जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, बिना आरसी के हैं, बिना इंश्योरेंस के हैं, यानी जो भी दस्तावेज होने चाहिए अगर उसके बिना अगर चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। तो उसी के तहत आज हमने एक ये अभियान ज्वाइंट अभियान चलाया था, जिसमें 15 चालान हुए हैं और 8 ई रिक्शा सीज हुए हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 6 सांसद, धामी सरकार के 6 मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता शामिल हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि जल्द ही 4 स्टार प्रचारक केदारनाथ में पार्टी प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी प्रचारक घोषित कर ले या किसी को भी कैंडिडेट बना ले, केदारनाथ के अंदर उनकी क्या स्थिति है वो खुद भी जानते हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता हैं वो सारे डरे पड़े हैं, इनका पूरा मंत्रिमंडल डरा पड़ा हुआ है। उनको मालूम है कि हमने केदारनाथ के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि हम कह सकें। इनका वही हसर होने वाला है जिस प्रकार से मंगलौर के अंदर इनको पराजय देखनी पड़ी, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के अंदर इनको पराजय देखनी पड़ी। आज ये अपनी प्रचारकों की सूची जारी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नाम स्टार प्रचारकों के रूप में मांगे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के 40 नेताओं के नाम भेजे थे और चुनाव आयोग के द्वारा 40 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है और हम लोग यथाशीघ्र प्रत्याशी का चयन हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करके उसकी घोषणा हो जाएगी और 29 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले ही जो है सारी प्रक्रिया पूरी होगी। खबर डोईवाला से है, जहां लेखक गांव में शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 की शुरुआत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम संयोजक पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि महोत्सव में शामिल होने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएम चंद्रचूड़ भी शामिल होने पहुंचेंगे। यहाँ थानों की पहाड़ियों में बसे इस गाँव में हो रहा 3 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक, साहित्य और कला का संगम होगा। इनमें देश विदेश के नामी लेखक और कवि शामिल होंगे। उद्घाटन करेंगे कि पूर्व राष्ट्रपति जी वो कल यहाँ पर आ रहे हैं और महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो ये कल का शुभारंभ होगा। 3 दिन तक चलने वाला ये अंतर संस्कृति, साहित्य और कला के महोत्सव में लगभग दुनिया के 65 से भी अधिक देश प्रत्यक्ष जुड़ेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर क्षेत्र में बुजुर्ग दाम्पत्य को बंधक बनाकर लूट का प्रयास करने वाले 4 अभियुक्तों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अमीर बनने की ख्वाहिश में अभियुक्त द्वारा अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग दाम्पत्य के घर में लूट की योजना बनाई थी। अभियुक्तों को बुजुर्ग दाम्पत्य की दिनचर्या की पूरी जानकारी। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 चाकू व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम ने एसडीएम देहरादून द्वारा 10,000 की पुरस्कार दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।